हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा पादपों में पोषण। रीड लेवल 2 के लिए हम साइंस कर रहे हैं, तो उसी में बायो हमारे स्टार्ट थी, बायो को कंटिन्यू करेंगे। तो बायो का टॉपिक है आज का हमारा प्लांट न्यूट्रिशन, इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे क्या करते हैं, पौधों को भी पोषण की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। और पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं। लेकिन वहाँ पे उन जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे खनिज या फिर जो अखनिज तत्व होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। उनके बगैर वो अपना खाना नहीं बना सकते। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो प्लांट होते हैं उसमें न्यूट्रिशन दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन के जो कुछ तत्व होते हैं जो हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन में, तो एक तो होता है हमारा अखनिज तत्व, जिसको गैसीय तत्व भी हम बोल सकते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यानी ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पौधे इनका अवशोषण करते हैं तो गैसियस फॉर्म में ही करते हैं। और ये बहुत सारे जो पौधे के पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। एक होता है हमारा खनिज तत्व। तो खनिज तत्व में क्या आते हैं, जो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे उनको बोला जाता है खनिज तत्व। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है दीर्घ मात्रिक और एक होता है सूक्ष्म मात्रिक। दीर्घ मात्रिक में क्या होगा, जिसमें पौधों को उसकी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है तो उनको दीर्घ मात्रिक बोला जाता है। जैसे 1% से 10 मिलीग्राम% तक उनकी ज़रूरत पड़ती है पौधों को। और एक होता है हमारा सूक्ष्म मात्रिक। सूक्ष्म मात्रिक में क्या होता है, बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है पौधों को, बहुत कम नीड होती है, बट पौधों को इनकी ज़रूरत होती है। अगर इनकी कमी हो जाती है तो फिर अलग अलग डिजीज जो है पौधे में देखने को मिलती है। तो सूक्ष्म मात्रिक है, मतलब कम अमाउंट में इनकी ज़रूरत पड़ती है पौधे को, पर पड़ती है, ये चाहिए हो पौधे को। असेंशियल एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, इनके बगैर पौधा जो है वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाता। तो बहुत सारी डिजीज, बहुत सारी कमियां पौधे में आ जाती हैं। तो ये दो टाइप का होता है हमारा, एक दीर्घ मात्रिक ज़्यादा अमाउंट में जिसकी ज़रूरत पड़ती है, सूक्ष्म मात्रिक कम अमाउंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो दीर्घ मात्रिक होता है उसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, सॉरी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में क्या होता है, यानी क्रांतिक तत्व हम इनको बोलते हैं। इसके अंदर आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इनकी मतलब क्या होता है, उसको रिक्वायरमेंट होती ही है प्राइमरी लेवल पे। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कम रिक्वायरमेंट होती है, सेकेंडरी लेवल पे हम उनको रख देते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो जो क्रांतिक तत्व है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रांतिक तत्व के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आता है। और ये क्या होता है, इनको पौधे की इनको ज़रूरत होती ही है। और यहाँ पे जो हमारी सोइल होती है उसके अंदर हमेशा इसकी कमी मिलेगी। तो इनकी कमी को दूर करने के लिए फिर हम जो सोइल होती है उसके अंदर अलग अलग फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, यूरिया वगैरह हम उसमें डालते हैं, खाद डालते हैं, ताकि जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम, उसकी कमी को दूर कर सके। तो तीनों ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी हमेशा कमी मिलेगी हमारे सोइल के अंदर, और इनकी ज़रूरत भी पौधे को होती है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, क्रांतिक एलिमेंट्स बोला जाता है, क्रांतिक तत्व बोले जाते हैं। सूक्ष्म मात्रिक में क्या आ जाता है हमारा, कैल्शियम है, जैसे निकिल है, कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। तो ये हमारे सूक्ष्म मात्रिक में है, यानी इनकी ज़रूरत कम पड़ती है, कम अमाउंट में इनकी ज़रूरत पड़ती है, पर इसकी नीड भी पौधे को होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जो निकिल है, निकिल को सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व है इनमें निकिल को सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हमारा जो पादप होता है, पादप क्या करता है, वातावरण से अनेक तत्वों को ग्रहण करता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, अलग अलग पार्ट में उनको डिवाइड किया था। अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करने के लिए उसको बहुत सारे ऐसे तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम असेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पौधा क्या करता है, बहुत सारे तत्व इन्वायरमेंट से ग्रहण करता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। तो दो टाइप के यहाँ पे हमें पोषण देखने को मिलता है। एक होता है अगर कोई भी पदार्थ या फिर कोई भी जीव
वो अकार्बनिक पदार्थों को ही अवशोषण करता है, तो उसको बोला जाता है स्वपोषी। स्वपोषी में हमारे आ जाते हैं पादप। जो पादप होते हैं वो स्वपोषी पादप होंगे। और स्वपोषी पादप कौन से होते हैं? जो सिर्फ अकार्बनिक पदार्थों को या तत्वों को ग्रहण करता है, तो उसको बोला जाता है स्वपोषी। और एक होता है हमारा जो कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करता है अपने भोजन के लिए। तो ऐसे पादपों को बोला जाता है परपोषी बोला जाता है। हेटेरोट्रोपिक प्लांट इनको बोला जाता है। तो जो हरे पादप होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल व अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है वो क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी अकार्बनिक से कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो हरे पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण किया है और कार्बनिक पदार्थों में खुद बदला है प्रकाश संश्लेषण करके। तो जैसे अब हम जानते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और इसके अतिरिक्त सभी जो तत्व होते हैं वो उनको मृदा में या सोइल के अंदर मिल जाते हैं, इसीलिए खनिज के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इनको खनिज पोषक कहते हैं, मिनरल्स न्यूट्रिशन भी कहते हैं, क्योंकि जो बाकी के एलिमेंट्स होते हैं वो उनको खनिज के रूप में वो मृदा से प्राप्त करते हैं, इसीलिए फिर उसको हम खनिज पोषण बोल देते हैं। यानी जो खनिज से पूरा होने वाला जो पोषण होता है उसको खनिज पोषण बोला जाता है। और पादपों में क्या होता है? जल और पोषक तत्वों को वो मिट्टी से अवशोषित करते हैं, पादप जड़ें अवशोषित करती हैं। और इनमें ऊपर तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, विशेष प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं, जो कि एक उत्तक बनाती है, संवहन उत्तक बनाती है, जिसको हम जाइलम बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। जल और खनिज लवणों को ट्रांसमिट करने के लिए हमारा जो तत्व होता है, जो उत्तक होता है, तो वो क्या होता है? जाइलम होता है। और पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है उसको सभी पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, यानी पूरे प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए एक उत्तक होता है हमारा, जिसको फ्लोएम उत्तक बोला जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें याद रखनी है। जल से जाइलम जल से जल जो होता है वो जाइलम से, तो जय जय आ रहा है दोनों में। जैसे जल होता है जैसे ही जाइलम होता है, यानी जल को पहुंचाने का काम करता है जाइलम। और फ्लोएम जो होता है वो भोजन को संवहन करने में मदद करता है। जो प्लांट होते हैं उनमें जो तत्व होते हैं तो वो 60 प्रकार के तत्वों को पहचाना जा चुका है, जो लगभग सभी पौधों में मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो असेंशियल हैं, जरूरी हैं पौधे के लिए। तो इस टाइप के 17 ही हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो पौधे के लिए असेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। पहले 16 थे पर अब 17 है, निकिल को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो इनमें जो 16 तत्व हैं उसमें क्या होता है? एक तो हमारा होता है दीर्घ मात्रिक और एक होता है सूक्ष्म मात्रिक, जो हमने देखा था। तो सूक्ष्म मात्रिक कौन कौन से होते हैं और दीर्घ मात्रिक कौन कौन से होते हैं, इनको अलग अलग हमें ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा यहाँ से। तो जिसमें मुख्य रूप से कार्बन, सल्फर, पोटेशियम, आयरन, पोटेशियम आयरन हो जाएगा। और इसमें जो हमारा नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, ये होते हैं दीर्घ मात्रिक में आएंगे। और जो सूक्ष्म मात्रिक में होते हैं, यानी जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है पौधे को, जैसे क्लोरीन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन, मैग्नीज, ये हम पीछे भी कर चुके हैं। तो इनको अलग अलग ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछे जाएंगे यहाँ से। अब जो खनिज लवण होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं खनिज तत्व जो देखे थे हमने, तो वो पौधे के लिए क्यों जरूरी होते हैं, उनके क्या मुख्य कार्य होते हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक तो होता है परासन्नी दाब को ये क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं, यानी जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है जिससे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो हमारा वाटर होता है या फिर बाकी के जो खनिज लवण होते हैं वो फ्लो करते हैं। तो ये ज़रूरी होता है उनका एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो वहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर अगर बना रहेगा तो वो चलता रहेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक वो फ्लो करते रहेंगे।
तो उसको मेंटेन रखने का काम करते हैं हमारे जो खनिज लवण होते हैं, खनिज तत्व जो हमने 17 देखे थे वो। पादपों के शरीर का जो संगठन होता है उसको बनाने में भी हेल्प करते हैं। जैसे हमें पता है जो पादपों का शरीर होता है कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऐसी चीज़ें मिलती है, तो वो बनते हैं इन तत्वों से ही बनता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाता है और ये क्या करता है, कोशिका भित्ति और प्रोटोप्लाज्म को बनाने का भी काम करता है। इसी के साथ जो हमारा सल्फर, पोटेशियम, सल्फर और जो यहाँ पे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर के एमिनो एसिड भी बनाते हैं और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो भी बनाते हैं, जिसमें हमारा डीएनए, आरएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, तो वो भी बनाने का काम करते हैं ये खनिज तत्व। एक ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो कोशिका कला की जो पारगम्यता है उसको बनाए रखने में कौन सा तत्व हेल्प करता है, तो वो कैल्शियम हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में भी हमारे जो तत्व होते हैं वो हेल्प करते हैं। जैसे कुछ पदार्थ या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन और अपचयन का कार्य होता है हमें पता, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन वेक्टर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करता है, तो वो करता है कॉपर। ये भी यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा, ध्यान रखना है। कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह भी काम करते हैं। ये एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है। हमें पता है एंजाइम अगर इनएक्टिवेट स्टेट में रहता है तो वो कोई काम नहीं करता, तो उसको एक्टिवेट करता है। ये जो हमारे खनिज तत्व होते हैं वो उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि वो उसका जो भी काम होता है उसको वो कर सके। जैसे कॉपर है हमारा, मोलिब्डेनम है, जिंक, मैग्नीज, ये सारे को फैक्टर या फिर एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं, यानी जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। क्रांतिक तत्व हमें याद रखने नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम रहेगा। अब पोषण की विधियां देख लेते हैं। पोषण की अलग अलग विधियां होती हैं। तो पोषण क्या होता है, पोषण हमारा एक पोषक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब क्या होता है कि एक जीवधारी अपने पर्यावरण से प्राप्त करता है इस पोषक को और इसका उपयोग वो ऊर्जा के स्रोत के रूप में और अपने शारीरिक संगठनों को या शारीरिक घटक जो होते हैं जिससे उसकी संरचना बनती है उसको जैव संश्लेषण के लिए करता है, यानी ऊर्जा के रूप में उसका यूज करता है। पोषक तत्व जो लेता है और अपने शरीर का जो संगठन होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसको बनाने में भी वो उस पोषक तत्वों का उपयोग करता है। तो उसको पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उसका उपयोग करना, यही क्या हो जाता है, पोषण हो जाता है। पोषण हमारा दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है स्वपोषी यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक में क्या होता है, इस प्रकार का न्यूट्रिशन जो होता है इसमें पोषक में जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। जैसे हमारे हरे पादप इसके अंदर आते हैं, नील हरित शैवाल जितने भी होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी इसके अंदर आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया जैसे। और अधिकांश जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ होता है, तो वो भी इसके अंदर आते हैं। तो सब कोशिका मतलब जो अपना खाना खुद बना लेते हैं वो इसके अंदर आ जाता है। एक होता है परपोषी। परपोषी में क्या होता है, ऐसे जीव आते हैं फिर इस टाइप का जो पोषण होता है जिसमें जीव जो होते हैं अपने भोज्य पदार्थों का संश्लेषण या निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। तो इसमें जितने भी जंतु होते हैं वो सभी जंतु आ जाते हैं और कुछ कवक भी इसके अंदर आते हैं और कुछ एक कोशिकीय जीव भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस टाइप का जो पोषण होता है उसको विषम पोषी या फिर परपोषी बोला जाता है। अब यहाँ पे ये जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं ये सारे हमें ध्यान रखना है। जैसे शाकाहारी, शाकाहारी किसे बोलेंगे, इंग्लिश वाला याद रखना है, ज़्यादातर इंग्लिश में पूछा जाएगा। हर्बीवोरस किसे कहते हैं, तो जो सिर्फ सब्जियां खाता है, घास फूस खाता है, उसको हर्बीवोरस बोलते हैं, जिसमें हमारे गाय भैंस वगैरह आ जाते हैं। मांसाहारी क्या होता है, जो मांस खाता है, जैसे शेर होता है इसके अंदर आ जाता है, तो इसको कार्निवोरस बोलेंगे। सर्वाहारी जो मांस भी खा सकता है और वेजिटेबल्स वगैरह भी खा सकता है, जिसके एक ही एग्जाम्पल है मनुष्य, इसको ओमनीवोरस बोलते हैं। और एक होता है परजीवी, पैरासाइट, जो किसी और के शरीर के अंदर रह करके अपना खाना प्राप्त करता है, तो वो परजीवी होता है। मर्तोपजीवी, सेप्रोफाइट क्या हो जाता है, जो मरे हुए जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है।
एक होता है रुधिरहारी। ये रुधिरहारी का मतलब क्या होता है, वो किसी और से सिर्फ और सिर्फ उसका खून चूसता है। जैसे आपने देखा होगा जोंक वगैरह है और जो मच्छर वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, खून ही चूसते हैं। तो इस ये रुधिरहारी के अंदर आ जाते हैं, तो इनका हमें ध्यान रखना इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ से। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे तत्व होते हैं वो हम देख लेते हैं, किस फॉर्म में पौधे उनको अवशोषित करते हैं और उसका पौधे के अंदर क्या काम होता है और उसकी कमी से पौधे में कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को H2O की फॉर्म में ही अवशोषित करा जाता है, यानी जो वाटर को या फिर जो पानी है पौधा अवशोषित करता है, तो पानी में हमें पता है हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, तो वहीं से उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। ये क्या करता है, कोशिका भित्ति और जीव धैर्य का निर्माण करता है। आपको पता है कोशिका भित्ति जो होती है प्लांट में ही पाई जाती है। कोशिका प्लांट की जो कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसका जीवधर्य निर्माण करता है और जो कोशिका भित्ति होती है उसका भी निर्माण करने का काम करता है। और ऑक्सीजन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा कोशिका द्रव्य में, कोशिका भित्ति में या फिर कोशिका द्रव्य में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ से ध्यान रखना है। कार्बन की बात करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी की फॉर्म में उसको कार्बन भी मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो कोशिकीय घटक होते हैं उन सब का लगभग निर्माण करने में ये हेल्प करता है। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन भी वाटर से उसको मिल जाता है, यानी जो H2O की फॉर्म में वाटर को जो वो पानी को अवशोषित करता है, तो जो ब्रेक डाउन होता है तो उससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाता है, वहीं से उसको हाइड्रोजन मिल जाता है। और हमें पता है हाइड्रोजन का क्या काम है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, इन सब को बनाने में हाइड्रोजन की एक इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा फास्फोरस। तो फास्फेट की फॉर्म में इसको अवशोषित करा जाता है, इसके अलग अलग आयंस की फॉर्म में इसको अवशोषित करा जाता है पौधे की द्वारा। और पौधे में इसका क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल बनाने में, फॉस्फोलिपिड बनाने में, शर्करा फास्फेट बनाने में और न्यूक्लियोप्रोटीन जो होते हैं उन सबको बनाने में ये हेल्प करता है। आपको पता है जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए आरएनए, उनमें भी फास्फेट ग्रुप पाया जाता है, तो ये हेल्प करता है न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनाने में। अगर यहाँ पे फॉस्फोरस की कमी हो जाए पौधे के अंदर तो आपको हरी माहिनता देखने को मिलती है। हरी माहिनता क्या होती है, जो पत्तियाँ होती है उस पर वाइट वाइट से धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे क्या होता है, जो उत्तक वहाँ पाए जाते हैं ना उनका क्षय हो जाता है, यानी उत्तक वहाँ पे वो डैमेज होने लग जाते हैं, जिस वजह से वो धब्बे से वहाँ पे दिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा पोटेशियम। पोटेशियम का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये कोशिका रस साइटोप्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, यानी वहाँ पे घुला हुआ पाया जाएगा जो हमारा साइटोप्लाज्मा होता है उसमें। और इसका काम क्या होता है, जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसके आर पार जो पदार्थों का आगमन करने के लिए, अभिगमन करने के लिए, और जो पोटेंशियल होता है, परासरण विभव होता है, उसको बनाए रखता है। एंजाइमों को एक्टिव करने का काम भी ये करता है, और ये पौधे में जल तथा पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाता है, यानी जहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा रहेगा तो पानी का अवशोषण भी वहाँ पे ज़्यादा होता है, और पानी के साथ ही पोषक तत्व भी चले जाते हैं, जो खनिज होते हैं, खनिज तत्व भी पानी के साथ ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, जो हमारी पत्तियां होती है उसके सिरे जो होते हैं ना, शीर्ष और किनारों पर उत्तक जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से पत्तियों में हरी माहिनता देखने को मिलती है। इसकी कमी से आयंस जो है, बाकी के आयंस बढ़ जाते हैं, यानी अब पोटेशियम की कमी होती है तो बाकी के आयंस उसमें बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा जैसे कि कैल्शियम, हम ध्यान रख लेंगे। सल्फर भी इम्पोर्टेंट है, सल्फर को अलग अलग फॉर्म में हम पौधा जो है अवशोषित कर सकता है। और इसका काम क्या रहेगा, सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन आदि, यानी अलग अलग जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करता है। बायोटीन, थायमिन जैसे विटामिन बनाने का काम करता है। कोएंजाइम बनाने का काम करता है जो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। सरसों, लहसुन, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। जो सरसों होता है और जो लहसुन के अंदर जो तीखी गंध आती है ना, तो वो तीखी गंध का कारण क्या होता है, उनके अंदर सल्फर पाया जाता है। कमी से वही है, हरी माहिनता आपको देखने को मिलेगी, और सल्फर युक्त एमिनो अम्ल की कमी होती है, जिससे प्रोटीन की मात्रा भी पौधे के अंदर कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है। प्रोटीन कम होगा तो कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाता है।
कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में या डोलामाइन की फॉर्म में इसको अवशोषित किया जाता है। यहाँ पे कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम क्या करता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है। कोशिका विभाजन में हेल्प करने वाला जो तत्व होता है वो होता है हमारा कैल्शियम। और जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी पारगम्यता को बनाए रखने का काम भी जो कैल्शियम है वो करता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा, और ये सोडियम पोटेशियम पंप की तरह भी काम करता है, यानी कोशिका कला यानी कोशिका जो झिल्ली होती है उसकी पारगम्यता को बढ़ाता है, ये हमने देख लिया था। और यहाँ पे जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती है ना, जिसकी इसकी कमी हो जाती है, जो तरुण पत्तियाँ, जो नई पत्तियाँ होती है वो मुड़ने लग जाती है, हरी माहिनता प्रारंभ हो जाती है, यानी इसके अंदर जो पत्तियों के अंदर उत्तक जो है वो डैमेज होने लग जाती है, उनका क्षय होने लग जाता है, जिससे पत्तियों पे हरी माहिनता देखने को मिलती है। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में, डोलामाइन की फॉर्म में इसको अवशोषित किया जाता है। और आपको पता है ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लोरोफिल के अंदर जो क्लोरोफिल के अंदर जो तत्व पाया जाता है तो वो कौन सा होता है हमारा, मैग्नीशियम होता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एटीपी के फॉर्मेशन में भी सहायता करता है, और जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स की 2 यूनिट को जोड़ने का काम करता है। तो ये मैग्नीशियम भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। अगर मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है तो फिर आयरन कर सकते हैं हम। क्लोरोफिल की अगर कमी हो जाती है तो हरी माहिनता देखने को मिलती है, पत्ती जैसे पीली पड़ जाती हैं, लाल बैंगनी रंग के धब्बे वहां पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा फेरम। फेरम यानी जो आयरन होता है, तो आयरन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्ले करता है। जैसे आपने देखा आयरन जो है +2 या फिर आयरन +3 की फॉर्म में मिलेगा, फेरस या फेरिक की फॉर्म में मिलता है। आयरन क्या होता है, अगर आपको मैग्नीशियम नहीं मिलता क्लोरोफिल वाले क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल के संश्लेषण में आयरन भी हेल्प करता है। साइटोक्रोम फेरिडोक्सिन और नाइट्रोजन का एक प्रमुख घटक होता है। साइटोक्रोम फेरिडोक्सिन क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो उस टाइम ये हेल्प करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसकी कमी से क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, पत्तियों में हरी माहिनता देखने को मिलती है, और जो हमारी छोटी छोटी पत्तियां होती है, तरुण पत्तियां होती है, उनमें भी हरी माहिनता देखने को मिलती है। प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, तीनों चीज़ों को ये इफेक्ट करती है अगर आयरन की कमी हो जाती है तो। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में इसको अवशोषित किया जाता है। क्लोरोफिल के संश्लेषण में ये भी हेल्प करता है, और जो श्वसन होता है नाइट्रोजन का उपापचय में भी ये हेल्प करता है, और जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उसको एक्टिव करने का काम करता है। जो पत्तियां होती हैं इसकी कमी से उस पर भूरे धब्बे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये ध्यान रखना, पत्तियां जो है परिपक्व होने से पहले ही गिरने लग जाती हैं जब मैग्नीज की कमी हो जाती है। जिंक यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। जिंक +2 की फॉर्म में इसको अवशोषित किया जाता है पौधे के द्वारा। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनका घटक होता है, उनको बनाने में हेल्प करता है। और जो कार्बनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल, इन सब में ये हेल्प करता है बनाने में। और जिंक की कमी से एक रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है पौधों में, जिसको बोला जाता है क्लोरोसिस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पत्तियों में क्लोरोसिस उत्पन्न हो जाता है, किसकी कमी से, जिंक की कमी से। शाखाओं पर जो पत्तियां होती हैं ना वो रोसेस में विकसित होती हैं, तो लघु पत्र रोग हो जाता है। जो पत्तियां होती है ना हमारी, वो बढ़ती नहीं है, छोटी छोटी पत्तियां रह जाती हैं। बोरोन की बात करेंगे तो बोरोन जो है, बोरोन सिलिकेट्स की फॉर्म में अवशोषित करते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण में उपयोगी होता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट बना है पत्तियों द्वारा, जो भोजन बनाया गया है उसको स्थानांतरण भी तो करना होता है, पार्ट्स के जो प्लांट्स होते हैं उसके अन्य पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किया जाता है, तो वो किया जाता है बोरोन की हेल्प से। कैल्शियम के साथ कैल्शियम पैक्टेट के निर्माण में भी ये हेल्प करता है। तो ये वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में कौन सा तत्व हेल्प करता है, बोरोन। अगर बोरोन की कमी हो जाती है तो पत्तियां हमारी मोटी हो जाएंगी, गहरे रंग की हो जाती है, उत्तक इनके क्या हो जाते हैं, भंगूर हो जाते हैं, यानी फिर वो टूटने लग जाते हैं, विघटित हो जाते हैं। मोलिब्डेनम भी इम्पोर्टेंट है, तो ये मोलिब्डेनम ऑक्साइड की फॉर्म में इसको अवशोषित किया जाता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीडेज एंजाइम है, रिडक्टेज एंजाइम होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है।
रिडक्टेज एंजाइम रिडक्शन में हेल्प करता है। इनको एक्टिव करने का काम भी क्या कौन करता है, हमारा मोलिविडनम करता है। यानी मोलिविडनम भी कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। अगर मोलिविडनम की कमी हो जाए तो वही है, पत्तियों में हरी माहिनता देखने को मिलती है। जो पुष्प होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो पुष्प रहेंगे परिपक्व होने से पहले गिर जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रभावित होता है, यानी जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है वो कम होता है। ये वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। जो पुष्प होते हैं हमारे, कभी कभी आपने देखा होगा अपने आसपास कि बहुत सारे फूल आते हैं किसी पौधे के, लेकिन वो फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, पहले ही गिर जाते हैं। तो पुष्प परिपक्व होने से पहले ही गिर जाते हैं, इसका मतलब उस पौधे के अंदर मोलिब्डेनम की कमी है। नेक्स्ट हमारा है कॉपर। कॉपर भी क्या होता है, कॉपर+2 या फिर कॉपर+1 की फॉर्म में इसको अवशोषित किया जाता है। अनेक एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है। इस तरह से इसकी कमी से भी क्या होता है, हरी माहिनता आ जाती है और टेढ़ापन देखने को मिलता है। पत्तियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाती है। क्लोरीन क्लोरीन क्लोराइड्स की फॉर्म में उसको अवशोषित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी एंजाइम को एक्टिवेट करता है, तो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। प्रकाश संश्लेषण में जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है क्लोरीन। क्लोरीन की कमी से भी हरी माहिनता देखने को मिलती है। फलों का निर्माण कम होता है, ये वाला पॉइंट हमें ध्यान रखना है। फल कम आते हैं पौधे में क्लोरीन की अगर कमी हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ और ऐसे तत्व होते हैं जो क्रियाशील तत्व हैं, यानी पौधे के लिए थोड़े बहुत जरूरी होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट, सोडियम, सिलिका, सिलेनियम। अब कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनकी प्रेजेंस ही विषाक्तता का वो देती है, यानी पौधे के अंदर वो प्रेजेंट है, इसका मतलब वो विषाक्तता का काम कर रहे हैं, विष का काम कर रहे हैं। तो ऐसे सिल्वर, लेड और मरकरी, यानी इनका प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए पौधे के अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस तरह से होता है। तो हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का आशय क्या होगा कि क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड से सरल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सरल कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है, क्योंकि ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की, जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण बोला जाता है। ये इसकी रिएक्शन है, यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया हमने, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल की हेल्प से ये क्या बन गया, यहाँ पे ग्लूकोज बन गया है। तो यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ऊर्जा का संग्रहण होता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है और कुछ एनर्जी भी निकलती है। उस जो हमारा ग्लूकोज होता है या और यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है। और यही ऑक्सीजन होता है जो प्लांट बाहर छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में, जिसको हम सांस लेते टाइम यूज करते हैं। तो ऊर्जा का संग्रहण भी इसके अंदर होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। हरे पादप जो होते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कौन सी ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। और ये जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीजें होती हैं, इसलिए हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है एक साथ और रिडक्शन भी होता है। अब प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है भाई, क्यों प्रकाश संश्लेषण जरूरी है। तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय भी किया जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदला जाता है। पौधे अकार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से उनको कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं। विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, जो सजीवों के संरचनात्मक निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि वो हमारी हेल्प करता है। अगर पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, भोजन का निर्माण नहीं होगा, तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस जो होती है, कोयला, ये सब क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण का ही उत्पाद होते हैं।
यानी ये कन्वर्ट हो जाते हैं ना बाद में जो पादप के अवशेषों के रूप में, यानी तो पादपों के अवशेषों के रूप में अगर बचे हैं तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण से तो ही ये सारी चीज़ें बनी हैं। तो ये पादपों के अवशोषण के रूप में, अवशेषों के रूप में तेल कुओं में या खानों से प्राप्त हुए हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद होते हैं जैसे रेजिन, वैक्स, रेशे, ये सारे भी किसके परिणाम होते हैं, प्रकाश संश्लेषण का परिणाम ही होता है। क्योंकि ये भी एक पौधे के जो भोजन के रूप में ही होता है, या फिर जो एक्स्ट्रा भोजन होता है उसके ये रिलीज करते रहते हैं जिसको हम यूज कर लेते हैं। अब जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें कौन कौन पार्ट लेता है, तो एक होता है हरित लवक। हरित लवक जो होता है कोशिका, पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता। तो दो चीजें ऐसी होती हैं, कोशिका भित्ति और हरित लवक, जो सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसके अंदर होती है। इसमें मुख्यतः निम्न अवयव पाए जाते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो कुछ अमाउंट में तो प्रोटीन होता है जो कि 42 से 50% होता है। क्लोरोफिल होता है 5 या 10% क्लोरोफिल होता है। तो हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल होता है, फिर क्लोरोफिल के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस चलती है। तो इस तरह से ये रिलेट करते हैं। फोस्फोलिपिड होता है इसमें 24 से 32%, और कैरेटिनोइड्स होते हैं यानी 1 से 2%, और आरएनए और डीएनए, ये दोनों चीज़ें भी इसके अंदर पाई जाती हैं। कैरेटिनोइड्स क्या होते हैं, कैरेटिनोइड्स की वजह से ही जो हमारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट दो एकल कलाओं से मिलकर बना होता है, यानी इसके अंदर दो टाइप की मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, एक उसके बाहर की होती है और एक अंदर वाली होती है। तो अंतःस्थल दो स्पष्ट क्षेत्रों में विभक्त होता है, एक होता है इसके अंदर स्ट्रोमा और एक मिलता है ग्रेना। स्ट्रोमा और ग्रेना यानी इसकी जो क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है दो यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है, और उसके अंदर दो अलग अलग फील्ड जो है, दो अलग अलग क्षेत्र में वो डिवाइड होती है अंदर। एक पाया जाता है स्ट्रोमा और एक पाया जाता है ग्रेना। स्ट्रोमा क्या होता है, 70S राइबोसोम उपस्थित होता है स्ट्रोमा के अंदर, और स्ट्रोमा जो है बहुत सारे स्ट्रोमा मिलकर के और स्ट्रोमा लेमिली बनाते हैं, और यही क्या होता है, स्ट्रोमा लेमिली के अंदर अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है, डार्क रिएक्शन होती है। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें दो तरह की रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन क्या होती है, जो लाइट के एब्सेंस में होगी, और जो लाइट रिएक्शन होती है लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो स्ट्रोमा के अंदर होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रेना होता है दूसरा पार्ट इसका, ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा में, ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट्स भी होते हैं, यानी इसके अंदर जो अलग अलग कलर हमें देखने को मिलते हैं पेड़ पौधों में, फ्रूट में, तो वो उसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक तो क्लोरोफिल होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्लोरोफिल 9 प्रकार का क्लोरोफिल होता है, जिसमें इम्पोर्टेंट हमारा कौन सा रहता है, क्लोरोफिल ए और बी। लेकिन यहाँ पे 9 प्रकार का होता है, तो क्लोरोफिल A B C D E होता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बी होता है, और एक होता है क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 और एक 660B होता है। तो इस तरह से जो क्लोरोफिल होते हैं 9 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, बट इम्पोर्टेंट जो रहेंगे वो हमारे लिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी रहेगा। दोनों के फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें कार्बन 55 होता है, हाइड्रोजन 72 होता है, ऑक्सीजन 5 होते हैं, नाइट्रोजन 4 होते हैं, और एक इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। तो ये क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला होता है। सर्वाधिक वर्णक यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, यानी सब में मिलने वाला जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सभी के अंदर पाया जाएगा। क्लोरोफिल बी जो होता है वो कम पाया जाता है। क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला होता है कार्बन 55, हाइड्रोजन 70, ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4, और एक होता है उसके अंदर मैग्नीशियम। तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पिगमेंट पाया जाता है कैरेटिनोइड्स। कैरेटिनोइड्स
पिगमेंट्स जो होता है वो भी यहाँ पे पाया जाता है पौधे के अंदर। तो कैरेटिनोइड्स दो प्रकार का होता है। यहाँ पे साइंटिस्ट दे रखा है कार्सन कोहेन जैक मिस्टर है, जिसने जो है हमारे कैरेटिनोइड्स की खोज करी थी। और इन्होंने कैरेटिनोइड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक होता है कैरेटीन और एक होता है जेंथोफिल। कैरेटीन क्या होता है, जिसका फॉर्मूला दे रखा है C14H56, यानी कार्बन 40 होता है, हाइड्रोजन उसके अंदर 56 होता है। ये होता है हमारा कैरेटीन। कैरेटीन आपने देखा होगा, जो गाजर का बीज का पार्ट होता है येलो येलो, तो वो कैरेटीन प्रोटीन की वजह से ही होता है। जैसे गाय का दूध जो होता है वो येलो कलर का होता है, तो उसमें कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो जो कैरेटीन होता है येलो कलर देने का काम करता है। कैरेटीन के उदाहरण जैसे लाइकोपीन होता है, अल्फा कैरेटीन है, बीटा कैरेटीन है, तो ये लाल रंग के होते हैं। तो गाजर के अंदर जो पाया जाता है कैरेटीन पाया जाता है। तो कैरेटीन के अंदर क्या होता है, कैरेटीन पिगमेंट होता है और जो कैरेटीन प्रोटीन होता है वो येलो कलर का होता है। तो उसके बीच में, गाजर के बीच में पाया जाता है कैरेटीन प्रोटीन। और यहाँ पे रेड कलर के जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है कैरेटीन, अल्फा कैरेटीन, बीटा कैरेटीन, इस तरह के लाइकोपीन, ये टमाटर में पाया जाता है। तो ये रेड कलर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। एक होता है हमारा जेंथोफिल। जेंथोफिल का फॉर्मूला क्या रहेगा, कार्बन 14, हाइड्रोजन 56 और ऑक्सीजन 2, यानी 2 इसके अंदर ऑक्सीजन भी ऐड हो जाते हैं। ये पीले भूरे रंग प्रदान करने का काम करता है, यानी ये पीला या फिर जो भूरे रंग के जो फ्रूट वगैरह या फिर जो आपको देखने को मिलता है प्लांट में, तो वो किसकी वजह से होता है, जेंथोफिल की वजह से होता है। जेंथोफिल को भी हम यहाँ पे दो टाइप का होता है हमारा जेंथोफिल। एक होता है म्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन होता है, और एक होता है वाइलोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, वाइलोजेंथिन, दो टाइप का हमारा जेंथिन होता है। ये क्या करता है, पीले या फिर भूरे रंग देने का काम करता है प्लांट को। थर्ड होता है हमारा फाइकोबिलिन्स, यानी ये फाइकोबिलिन्स पिगमेंट का काम करता है। फाइकोबिलिन्स जो होता है लगभग शैवालों में पाया जाता है। दो प्रकार का होता है हमारा फाइकोबिलिन्स। फाइको इरिथ्रिन आपने पढ़ा होगा, जो रेड रोडोफाइसी शैवाल होते हैं, जो लाल रंग के शैवाल होते हैं, उनमें पाया जाता है फाइको इरिथ्रिन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो लाल रंग के होते हैं। एक होता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन नीले रंग का होता है, यानी जो नीले रंग के शैवाल होते हैं साइनोफाइसी वर्ग के शैवाल, उनमें पाया जाता है हमारा नीले रंग के, जिसको फाइकोसाइनिन बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो मैकेनिज्म होता है उसमें क्या क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में दो प्रकार की रिएक्शन होती है, हमने देखा था, एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होती है, इसको हम हील अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसके अंदर दो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, दो यहाँ पे काम करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में क्लोरोफिल बी पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और यहाँ पे एक्टिव भाग होता है, यानी सबसे ज़्यादा पार्ट जो बनता है वो क्लोरोफिल ए का बनता है। और यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है, यानी जो लाइट आती है हमारी, जो लाइट अवशोषित करी जाती है, तो वो करी जाती है 700 वेवलेंथ की। तो ये भी हमें ध्यान रखना, ऐसे P700 भी इसको बोला जाता है, जो हमारा सिस्टम होता है PS फर्स्ट सिस्टम होता है। इसमें क्लोरोफिल कैरोटीन अणु जो होते हैं वो ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। और यहाँ पे एक जो होता है साइटोक्रोम पाया जाता है, साइटोक्रोम्स पाए जाते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन वगैरह ट्रांसफर होते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो लाइट रिएक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे प्लास्टोसाइनिन है, दो साइटोक्रोम होते हैं, इसमें एक साइटोक्रोम B6 होता है। और यहाँ पे FRS आयरन, कॉपर, और यहाँ पे आयरन और सल्फर प्रोटीन पाया जाता है। यानी ये सारे जो है वो हेल्प करते हैं हमारी लाइट रिएक्शन में। जो हमें ध्यान रखना है, एक लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, एक लाइट रिएक्शन को हील रिएक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसमें दो सिस्टम पाए जाते हैं, एक फोटो सिस्टम फर्स्ट, एक फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में उसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए, और बी जो होता है वो कम अमाउंट में पाया जाता है, और कैरेटीन वगैरह भी पाए जाते हैं। और जो हेल्प करते हैं साइटोक्रोम्स होते हैं दो, इसमें प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम B6 होता है। आयरन, कॉपर, आयरन सल्फर प्रोटीन
उपस्थित होते हैं, कुछ जो तत्व होते हैं जो इसमें हेल्प करता है। जो हमें ध्यान रखना है तो वो हमें ध्यान रखना है इसके अंदर क्या बनता है। तो यहाँ पे NADPH के निर्माण को नियंत्रित करता है, यानी यहाँ पे क्या बनता है, हमारा NADPH बनता है और ATP बनता है। जो लाइट रिएक्शन होती है उसके अंदर ATP बनता है और NADPH बनता है। अब दूसरा होता है हमारा फोटो सिस्टम सेकंड। तो इसके अंदर क्लोरोफिल A, B और बीटा कैरोटीन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। ये वाला ध्यान रखना है। इसके अंदर जो लाइट होती है, जो वेवलेंथ की लाइट होती है, तो वो 680 वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे अवशोषित करी जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या क्या पाया जाता है, फियोफाइटिन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही क्विनोन पाया जाता है। यानी यहाँ पे जब वाटर जो है उसको लाइट अवशोषित करके वाटर को ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करने पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राही पाए जाते हैं, जिसमें क्विनोन Q है, PQ है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम युक्त प्रोटीन होता है। दो यहाँ पे साइटोक्रोम पाए जाते हैं, साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम B6 यहाँ पे पाया जाता है। क्लोराइड पाया जाता है, जो क्लोराइड आयन होता है। हमने देखा था क्लोरीन भी प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। जल तंत्र के अपघटन, यानी वाटर का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन निकलती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं। और ये पहले काम करता है, फोटो सिस्टम सेकंड होता है वो पहले काम करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वाटर का यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है, यानी वाटर जो होता है उसका अपघटन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो टूट जाता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाते हैं, वहाँ पे कुछ सेंटर्स होते हैं जो उनको ग्रहण करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस चलता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। स्वांगीकरण शक्ति का निर्माण, यानी यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ATP और NADPH2 के फॉर्म में। इन दोनों को ही हम बोलते हैं स्वांगीकरण शक्ति। प्रकाश व प्रकाश वर्णक तंत्रों की सहायता से NADP और NADPH2 का निर्माण होता है। NADP का क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, यानी ये जो NDP है, NDP यहाँ पे क्या करेगी, फॉस्फेट आयन एक ऐड होता है और ATP का निर्माण होता है। ADP क्या होता है, एडिनोसिन डाइफास्फेट होता है और ATP होता है हमारा एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। ATP को करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है और इसका निर्माण होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यानी इसके अंदर क्या हुआ है, प्रकाश की उपस्थिति में एक फॉस्फेट आयन जो है वो ऐड हो गया है और एक फॉस्फेट आयन यहाँ से रिलीज होता है और इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो इसके अंदर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की जो लाइट रिएक्शन होती है उसके अंदर NADPH बनता है और जो ATP होता है उसका निर्माण होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। जल का अपघटन होता है, जल के अपघटन में क्या होता है, वाटर जो है वो ब्रेक डाउन करता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकंड में तो क्या होता है, वाटर का अपघटन होता है और फिर सेकंड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर के फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाते हैं, फिर वहाँ पे ATP वगैरह उसका फॉर्मेशन होता है। प्रकाश फोस्फोराइलेशन, यानी फोस्फोरिलीकरण इसको बोला जाता है, यानी फोटो फोस्फोराइलेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो ADP होता है, ADP से बन जाता है हमारा ATP, इसी को बोला जाता है फोटो फोस्फोराइलेशन। प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो इसीलिए इसको फोटो फोस्फोराइलेशन बोला जाता है। यानी एक फॉस्फेट आयन यहाँ पे ऐड हो जाता है ADP में और वो कन्वर्ट हो जाता है ATP में। तो यहाँ पे क्या है, आर्नन या फिर उसके सहयोगियों ने बताया कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट ATP का संश्लेषण करता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ATP बनता है और इसे प्रकाश फोस्फोरिलीकरण बोला जाता है। इसमें यह प्रमाणित हुआ कि ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। यानी जो ATP का फॉर्मेशन होता है, नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, बट यहाँ पे इसमें हम देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर भी ATP का फॉर्मेशन होता है। कम अमाउंट में बनता है पर होता है यहाँ पे भी, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी उसका फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस चलती है। ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, यहाँ जल का अपघटन होता है, अपघटन होने के बाद ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं
और ये क्विनोन वाला जो इलेक्ट्रॉन ग्राही हमारा सिस्टम होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इस तरह से जाता है। एटीपी से एक यहाँ पे क्या बन जाता है, ए फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो एटीपी बन जाता है। इस तरह से फिर ये फर्स्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, फिर यहाँ पे हमारा एनएडीपी से एनएडीपीएच बनता है। और यहाँ पे दो प्रकार के हमारे फॉस्फोराइलेशन होते हैं, एक होता है अचक्रीय और एक होता है चक्रीय। अचक्रीय में क्या होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं तो वापस इस सिस्टम में एंटर नहीं करते, इसको अलग से किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, यानी फिर से ये यहाँ पे जो हमारा वाटर होता है, जल होता है, उसका अपघटन करेगा तभी इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये अचक्रीय होता है। इस तरह से यहाँ पे ये ऐसे कनेक्ट नहीं होता इसके साथ, इसीलिए इसको तो अचक्रीय बोल देते हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड सिस्टम होता है, या सेकंड नहीं बोलेंगे हम इसको, फर्स्ट सिस्टम बोलेंगे, सेकंड ये होता है। फर्स्ट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिलीज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर के वापस इसके अंदर ही आ जाता है, तो ऐसे चक्र बन जाता है, इसीलिए इसको चक्र बोला जाता है। तो जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है दो प्रकार का होता है, एक क्या होगा, चक्रीय होगा और एक अचक्रीय होता है। और जो इसकी जो साइज ऐसे सेप बनती है तो वो ऐसे जेड आकार की बनती है, इसीलिए इसको जेड स्कीम भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर होती है डार्क रिएक्शन। हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण में दो चीज़ें चलती है, एक डार्क रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन में एटीपी बना है और एनएडीपीएच बना है। जो डार्क रिएक्शन होती है इसके अंदर क्या होगा, जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है इसे संश्लेषण अवस्था बोलते हैं, यानी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बनता है ना, वो इसी में बनता है डार्क रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है, संश्लेषण अवस्था होती है, क्योंकि CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण इसी में होता है। इसको कैल्विन या फिर बेसन चक्र भी कहते हैं। और इस तकनीक के अंदर जो कार्बन 14 होता है या फिर क्रोमेटोग्राफी के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण के कार्बन पथ की खोज की गई थी। यानी ये इस तरह से जो हमारा डार्क रिएक्शन होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने के बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है और ये जो चक्र बनता है उसको कैल्विन चक्र बोला जाता है। और जो कैल्विन चक्र होता है उसकी खोज करी गई थी, एक तो कार्बन डेटिंग से हम बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव जो कार्बन होता है, और क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से इसकी जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके अंदर कार्बन का जो पथ होता है ना, किस तरह से कार्बन जो है वो कन्वर्ट होता है, उसकी खोज करी गई थी। इसीलिए इसको क्लोरेला या फिर सेंसेंस कह को इन विशेषताओं की वजह से चुना। और यह जो शैवाल तेजी से वृद्धि करते हैं, यानी ये जो हमारे शैवाल्स होते हैं क्लोरेला वगैरह, उन पे स्टडी करी गई थी, उसमें देखा गया था पादप एकल क्लोरोप्लास्ट की तरह कार्य करते हैं, आसानी से संवर्धित किए जा सकते हैं और ये जो उच्च पादपों के समान ही होते हैं, इसीलिए इनमें इसकी शैवालों में इसकी स्टडी करी गई थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हुआ कार्बोहाइड्रेट में, तो इसमें 3 पथ होते हैं, यानी 3 पाथवे यहाँ पे चलते हैं। एक कैल्विन चक्र होता है, कैल्विन चक्र में क्या होता है, इसका कैल्विन यानी साइंटिस्ट के नाम पे ही इसका नाम पड़ा था कैल्विन चक्र। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसका स्थायी उत्पाद हमें ध्यान रखना, ज़्यादा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका उत्पाद क्या बनता है, तो इसमें क्या बनता है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है, यानी 3 PGA बनता है इसके अंदर। इसे हम C3 साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाला एसिड बनता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा बनता है 3 कार्बन कैल्विन चक्र होता है, जिसमें क्या बना है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना है। एक होता है हैज या फिर स्लेज चक्र इसको बोलते हैं, ये C4 चक्र भी हम इसको बोलते हैं, जो C4 प्लांट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। यानी इसमें जो एसिड बनेगा वो 4 कार्बन वाला एसिड बनता है, तो इसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। C4 चक्र C3 चक्र की तुलना में 12 अतिरिक्त ATP की आवश्यकता पड़ती है, यानी जो C4 चक्र होता है, जो हैज चक्र होता है, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कैल्विन चक्र की कंपैरिजन में।
और इसमें जो उत्पाद बनता है तो वो ऑक्जेलो एसिड बनता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है जो कि 4 कार्बन वाला होता है, इसीलिए इसको C4 साइकिल बोला जाता है। जो C4 साइकिल होता है वो किन में पाया जाता है, तो वो कुछ तो एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री दोनों टाइप के प्लांट में पाया जाता है। जैसे गन्ना हो गया हमारा, मक्का हो गया, सोरगम है, पोएसी और साइप्रेसी कुल के सदस्य के अंदर पाया जाता है C4 साइकिल। यानी जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो हमारी डार्क रिएक्शन होती है उसके अंदर 4 कार्बन वाला एसिड बनता है। द्विबीजपत्री में भी पाया जाता है, जैसे सालसोला है, सुडा है, कोचिया है, एट्रीप्लेक्स है, इन सब में क्या होता है C4 टाइप का साइकिल पाया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और एक होता है हमारा केम चक्कर, हम इसको बोल देते हैं क्रिस्टोलियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये होता है कैम चक्कर होता है। इसके अंदर क्या रहेगा, इसका क्रेसुलेसी जो कुल है उसमें अध्ययन किया गया था, इसीलिए इसको कैम कहा जाता है। तो जो हमारे मांसल वाले जो मांसल पादप पाए जाते हैं ना, जिसके अंदर गुद्दा सा होता है, जो कैक्टस वगैरह होते हैं उनमें आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है श्लेष्मा युक्त मर्दुतिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। वात्सोत्सर्जन को कम करने के लिए क्या करती हैं, रंध्र को रात में खोलती हैं और दिन में बंद कर लेती हैं, ताकि वहाँ पे वाटर लॉस कम हो। क्योंकि हमें पता है ये जो पादप होते हैं ये मरुस्थल में पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। तो इन पादपों में प्रकाश संश्लेषण हेतु रात्रि में CO2 कार्बन जो होता है कार्बनिक अम्ल के रूप में संग्रहित करते हैं। दिन के समय फिर उनका हम यूज करते हैं, ये CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित कर लिया जाता है। यानी इनमें क्या होता है, रंध्रों को रात को खोलते हैं, क्योंकि रात में लाइट जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो पानी का लॉस कम होगा। तो रात को CO2 को संग्रहित कर लेंगे, फिर दिन में क्या करेंगे, उसी CO2 का अपचयन करेंगे, उसी का रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बना लेते। तो इनको हम केम बोलते हैं, केम पादप बोलते हैं। अलग अलग जो हमारे पादप होते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, और कुछ कूल्स होते हैं जिनमें अलग अलग टाइप के साइकिल देखने को मिलते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बाह्य कारक यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। जैसे आप जानते हैं लाइट ज़्यादा होगी तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है कि एक फिक्स वेवलेंथ की लाइट की ही रिक्वायरमेंट होती है। उससे अगर कम ज़्यादा लाइट होती है तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। तो लाइट भी इफेक्ट करती है, तरंग दैर्ध्य वगैरह जो होते हैं उसकी अवधि होती है, ये सारी चीज़ें उसको इफेक्ट करती है। वेवलेंथ भी फिक्स होती है, जो हमारी वेवलेंथ फिक्स होती है उसके अंदर ही क्या होता है प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है। तो वो डिपेंड करता है हमारी जो लाइट है वो उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी अवधि क्या है। लाइट भी वो इफेक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसको कितनी मिल रही है तो उस पर भी डिपेंड करता है। ऑक्सीजन भी इफेक्ट करती है, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है और जल भी इफेक्ट करता है। ये तो हमारे बाह्य कारक हो गए। आंतरिक कारक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कितना क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो इफेक्ट करेगा। जीव द्रव्य कारक भी, जो साइटोप्लाज्मा होता है उसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्मा होता है, वो भी इफेक्ट करता है उसमें किस टाइप का, कितने उसके अंदर जो है खनिज तत्व प्रेजेंट है। प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का संचयन यानी कितना उसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पाद बनते हैं उनका स्टोरेज उसके अंदर है। तो ये सारे जो कारक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। एक्सटर्नल है, इंटरनल है, दोनों अलग अलग टाइप के कारक होते हैं। एक्सटर्नल में क्या आ जाता है हमारा, लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी है, लाइट की वेवलेंथ है, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये सारी चीज़ें, वाटर है उसको कितना मिल रहा है, तो वाटर की प्रेजेंस भी तो ज़रूरी होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इस तरह से ये कुछ कारक हैं जो फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।